छात्रों, स्वागत है आपका अपने शिक्षकों के परिवार टीटी फैमिली जायसवाल कोचिंग सेंटर पर पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। आज हम हिंदी भाषा के पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज लेकर आए हैं। ये हिंदी भाषा की पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज, इसमें ये पार्ट नंबर 5 है। इसके पहले भी ऑलरेडी हम पीवाईक्यू सीरीज चला चुके हैं। सभी सब्जेक्ट की पीवाईक्यू सीरीज चल रही है, जिसका आई बटन पर प्लेलिस्ट सभी लोगों को मिल जाएगा। प्लेलिस्ट बना दिया गया है, आप प्लेलिस्ट चेक करेंगे। तो चलिए शुरुआत करेंगे। इसमें 30 महत्वपूर्ण लाजवाब क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें पेडागॉजी और अपठित गद्यांश पद्यांश के ग्रामर के क्वेश्चंस रहने वाले हैं। क्या आप सभी लोग तैयार हैं इस 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को अटेंड करने के लिए, 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को फीडबैक करने के लिए? तो चलिए ध्यानपूर्वक देखते हैं, समझते हैं। पहला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है। गद्य शिक्षण की उपयोगिता से संबंधित कौन सा विकल्प सही नहीं है? मातृभाषा बालकों के ज्ञान का विकास एवं चिंतन का साधन है, मातृभाषा विचार विनिमय का साधन है, मातृभाषा शिक्षा का सर्वश्रेष्ठ माध्यम है, या मातृभाषा प्रगति की पथ की बाधक है? देखिए, बाधक नहीं हो सकता है। और मातृभाषा बालकों के ज्ञान का विकास और चिंतन बिल्कुल सही बात है, साधन मानते हैं। मातृभाषा विचार विनिमय का साधन है, क्योंकि मातृभाषा से विचार विनिमय एक दूसरे से बातचीत हो सकती है। मातृभाषा शिक्षा का सर्वश्रेष्ठ माध्यम माना जाता है, बिल्कुल सही बात है। तो डी ऑप्शन है बिल्कुल, ये मातृभाषा या गद्य शिक्षण की उपयोगिता से संबंधित विकल्प नहीं है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डी ऑप्शन हो जाएगा। और ये प्रश्न पूछ लिया जाए कि गद्य शिक्षण की उपयोगिता से संबंधित कौन सा विकल्प है, तो गद्य शिक्षण की उपयोगिता यानी मातृभाषा बालकों के ज्ञान के विकास और चिंतन का साधन है, मातृभाषा विचार विनिमय का साधन है, मातृभाषा शिक्षा का सर्वश्रेष्ठ माध्यम है। तीनों पॉजिटिव हैं, और इन सभी से एक प्रश्न इस प्रकार का जरूर अवश्य पूछा जाता है। दूसरा प्रश्न साथियों, कि जब किसी बात को सुना या देखा सुना जाता है तो किस प्रकार के भाषा कौशल का योगदान होता है? प्राथमिक ग्रहशीलता कौशल, द्वितीयक ग्रहशीलता कौशल, प्राथमिक ग्रह कौशल या द्वितीयक ग्रह कौशल? तो आप सभी लोग जानते हैं, ज्ञानी सर्वव्याख्याता लोग हैं, कि जब किसी बात को सुना या देखा या सुना जाता है तो किस प्रकार का भाषा कौशल होता है? वह होता है द्वितीयक ग्रहणशीलता कौशल, क्योंकि सुनना देखना ये द्वितीयक माध्यमिक ग्रहणशीलता कौशल के अंतर्गत आते हैं। किसके? द्वितीयक। सुनना और देखना ये किस में आते हैं? द्वितीयक में आते हैं। दूसरा है, अगला प्रश्न है कि प्रारंभिक स्तर के प्रारंभ में क्या होना चाहिए? परिचय, अभ्यास, प्रस्तावना या पाठ का सार? तो आप सभी लोग जानते हैं, ज्ञानी सर्वव्याख्याता लोग हैं, भावी अध्यापक अध्यापिकाएं, और जायसवाल सर आप सभी का अभिनंदन और स्वागत कर रहे हैं। आप सभी लोग जानते हैं प्रारंभिक स्तर में प्रारंभ में क्या होना चाहिए? जब आपकी नियुक्त होगी, आप लोग अध्यापक अध्यापिका बनेंगे जब, तो आप ध्यान दीजिए कि प्रारंभिक स्तर में प्रारंभ में क्या हो सकता है, क्या चीज़ें होनी चाहिए? क्या वह परिशिष्ट है, अभ्यास है, प्रस्तावना या पाठ का सार है? कहते कोई चीज़ शुरुआत होती है तो प्रस्तावना से होती है और अंत में सारांश होता है। अगर पाठ की बात करते हैं तो प्रस्तावना इज द राइट आंसर। प्रस्तावना किसी भी प्रारंभिक या शुरुआती स्तर के पाठ पुस्तक के आरंभ में प्रस्तावना या भूमिका दी जाती है। सभी लोग समझ गए? प्रस्तावना इज द राइट आंसर। इसके बाद अगला प्रश्न है कि चार कमल में कौन सा समास होगा? कर्मधारय, तत्पुरुष, द्वंद्व, द्विगु। और आपको पता है समास से एक प्रश्न रखा हुआ है, अभी से बांध लीजिए कि समास से एक नंबर रखा हुआ है, समास का चैप्टर पढ़ना है। तो समास यहाँ पे चरण कमल अर्थात कमल के समान चरण, तो इसका अर्थ क्या होगा? जहाँ विशेषण विशेष का संबंध हो वहाँ पे कर्मधारय समास होता है। क्या है? जहाँ विशेषण विशेष का संबंध हो कर्मधारय समास हो। कमल के समान चरण, चरण कमल। दिया गया कि नहीं दिया गया? ठीक है, तो राइट ऑप्शन आपका कर्मधारय समास हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं आपका अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि भाषा शिक्षण के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं दिया गया है? भाषा शिक्षण, देखिए भाषा शिक्षण में केवल भाषाई शुद्धता पर अधिक, तो केवल सब नेगेटिव मिल गया, तो ये हो नहीं सकता। कौन सा कथन सही नहीं? यही नहीं होगा। समृद्ध भाषा परिवेश भाषा जित करने में सहायक होता है, बिल्कुल सही बात है। भाषा सीखने में अन्य विषय का अध्ययन अध्यापन सहायक होता है, ये भी सही दिया गया है। भाषा अर्जन भाषा अधिगम में अंतर होता है, ये भी सही बात है। अर्जन और अधिगम दोनों में अंतर होता है। तो कौन सा कथन सही नहीं है कि भाषा शिक्षण में केवल भाषाई शुद्धता पर ही अधिक बल दिया जाता है? केवल ये नेगेटिव हो जाएगा। इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि यही तो पूछा जा रहा है क्या सही नहीं होगा, तो पहला ऑप्शन सही नहीं होगा। बाकी सही है कि समृद्ध भाषा परिवेश भाषा अर्जित करने में सहायक होते हैं, भाषा सीखने में अन्य विषय अध्ययन अध्यापन सहायक होते हैं, और भाषा अर्जन भाषा अधिगम में अंतर होता है। ये सारी चीज़ें पॉसिबल।
अगला प्रश्न, इनमें से भाषा में प्रदर्शन विधि का दोष बताइए। निम्न स्तर के लिए ही उपयोगी, अवैज्ञानिक होती है, छात्रों के लिए निष्क्रियता होती है, या सभी विषयों में उपयोगी होती है। अगर आपको पता है नीचे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर अवश्य बताइए। चलिए, राइट आंसर भी आ चुका है। सभी लोग बताइए फटाफट कि राइट आंसर क्या होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को कमेंट करने के लिए, फीडबैक करने के लिए। और हमारा आंसर आ चुका है और आप सभी लोग जानते हैं कि निम्न स्तर के लिए ही उपयोगी है। जो प्रदर्शन विधि होती है वह निम्न स्तर के लिए उपयोगी होती है। प्राथमिक या निम्न स्तर में बच्चों को मूर्त तथा जो ठोस चीज़ें होती हैं उनको दिखाकर भाषा सिखाने के लिए बहुत अच्छा होता है। लेकिन उच्च स्तर पर अमूर्त विचार, गहन व्याकरण, स्वतंत्र चिंतन और यह विधि पर्याप्त नहीं मानी जाती। ठीक है, इसलिए निम्न स्तर के लिए ही उपयोगी होती है। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है कि जब किसी बात पर बल देना पड़ता है तो व्यापक रूप से किस ओर संकेत करते हैं? यह क्रिया निम्न में से कहलाती है? निर्देशात्मक, अनुबोधन, भावनात्मक या प्रकारात्मक? तो प्रश्न पे हमारा उत्तर क्लियर हो गया था कि जब किसी बात पर बल देना पड़े तो व्यापक रूप से किस ओर संकेत होता है, मतलब कहीं ना कहीं निर्देशात्मक कार्य हो जाएगा। किसी विशिष्ट बात पर बल देना या उसकी ओर संकेत करने की क्रिया को निर्देशात्मक कार्य कहलाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। हर प्रश्न अपने आप में अव्वल है, हर प्रश्न अपने आप में सिलेक्शन वाले प्रश्न हैं, सभी को ध्यानपूर्वक देखना है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। एक बालक के लिए भाषा विकास में सुनने की भूमिका निम्न में से कौन सी होती है? दूसरों की अवृद्धि ग्रहण करने में, जानकारियाँ जुटाने में, ध्वनियों का विभेदीकरण करने में या उपरोक्त सभी में? सभी लोग बताइए। एक बालक के लिए भाषा विकास में सुनने की भूमिका, क्या पूछा जा रहा है? सुनने की भूमिका कौन सी होगी? सुनने की भूमिका अर्थात दूसरों के वृत्ति ग्रहण करने में, जानकारी जुटाने में, ध्वनि को विभेदीकरण में, ये तीनों ऑप्शन होंगे। अर्थात जो उपरोक्त सभी ऑप्शन दिया गया वह हमारा सही हो जाएगा। ये आपके टीटी एग्जाम 2024 में आया हुआ प्रश्न। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यह प्रश्न आपके टीटी एग्जाम 2022 में आया हुआ प्रश्न है। ध्यानपूर्वक देखिएगा क्या प्रश्न पूछा गया है 22 में कि निबंध रचना में इसके दी गई पाठ वस्तु को समझकर लिखा जाता है। निम्नलिखित में से किस गुण का संबंध इससे प्रकट हो रहा है? मतलब निबंध रचना में दी गई पाठ पुस्तक को समझ करके लिखा जाता है। तो क्या वह कल्पना प्रवणता है, मौलिकता है, रचना की सरसता, सजीवता है या प्रभाव उत्पादकता हो जाएगी? तो विषय वस्तु को समझकर प्रस्तुत करने में रचना में प्रवाह, सरसता और सजीवता आती है। तो थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित निबंधों के मूल्यांकन में अध्यापक साध्य होता है, साधन होता है, बाधक होता है, उद्देश्य को पूर्ण करने में सहायक होता है? आप स्वयं सोचिए, आप निबंधों के मूल्यांकन में क्या होंगे आप? तो निबंधों में मूल्यांकन में आप एक साधन है। मूल्यांकन प्रक्रिया में शिक्षक, अध्यापक, अध्यापिका एक साधन होता है, मीन्स होता है, अर्थात साधन का काम करता है, जो सीखने का लक्ष्य साध्य पूरा करता है। सीखने का जो लक्ष्य होगा उसको साध्य बोलेंगे। जो आपका टारगेट होता है बच्चों का उसको हम साध्य बोलते हैं और शिक्षक वहाँ पे साधन होंगे। अगला प्रश्न है कि व्याकरण शिक्षण की सूक्ष्म विधि इनमें से क्या होती है? वैज्ञानिक विधि, आगमन शिक्षण, भाषा संसर्ग, प्रयोग विधि। ये 2024 में आया हुआ प्रश्न है कि व्याकरण शिक्षण की सूक्ष्म विधि में क्या होता है? सभी लोग बताइए। सूक्ष्म विधि, देखिए सभी लोग जानते हैं आगमन जो शिक्षण विधि, आगमन विधि जो होती है ये उदाहरण से नियम की ओर, सूक्ष्म विश्लेषणों की ओर ले जाती है, वो होती है आगमन शिक्षण विधि। अगला कि व्याकरण शिक्षण का रूप प्रकार नहीं है, तो ये हमें पता होना चाहिए कि व्याकरण शिक्षण का रूप प्रकार कौन कौन है। व्यवहारिक व्याकरण, प्रासंगिक व्याकरण, औपचारिक व्याकरण या अनौपचारिक व्याकरण? सभी लोग बताइए। सभी लोगों को कमेंट करना जिनका सपना है टीटी एग्जाम को फतेह करना। जायसवाल सर, हम सभी का अभिनंदन करते हैं और हमारी संस्था की टॉपर नोट्स भी आ चुकी है। टॉपर नोट्स प्राप्त करने के लिए आज ही आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है 9630689598 96 30 68 95 98। ये संस्था का व्हाट्सएप नंबर है। इसमें आपको व्हाट्सएप करना है
और टीम हमारी टर्म्स एंड कंडीशन को देगी, उस टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो करना है और ये नोट्स प्राप्त करना है। ये नोट्स आपकी तैयारी को 15 से 20% और मजबूत कर देगी, सुदृढ़ कर देगी, आपकी तैयारी पक्की कर देगी। तो 15 से 20% अगर तैयारी और बेहतर करना है आपको, तो आप ये नोट्स लीजिए, जो नोट्स आपकी तैयारी के अकॉर्डिंग, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न से संबंधित टॉपिक को कवर किया गया है। तो व्याकरण शिक्षण का रूप कौन सा प्रकार नहीं होता। देखिए, व्यवहारिक व्याकरण होता है, प्रासंगिक होता है, औपचारिक होता है। देखिए, अनौपचारिक व्याकरण पाठ ये नहीं होता है। व्याकरण शिक्षण पाठ के मुख्य रूप से 3 प्रकार होते हैं: व्यवहारिक, प्रासंगिक और औपचारिक। व्यवहारिक शिक्षण का एक प्रमुख प्रकार होता है जिसमें भाषा के व्यवहारिक प्रयोग शुद्धता पर बल देते हैं। प्रासंगिक जो होता है यह भी व्याकरण शिक्षण के एक प्रकार है। इसमें साहित्य या कोई अन्य पाठ पढ़ाते समय संदर्भ के अनुसार बीच बीच में आने वाले जो व्याकरणिक बिंदु होते हैं उनको स्पष्ट करना ही प्रासंगिक व्याकरण है। औपचारिक व्याकरण, इसमें सैद्धांतिक व्याकरण पाठ भी कहते हैं। इसके अंतर्गत छात्रों को व्याकरण के नियम, भेद, परिभाषा का क्रमबद्ध और व्यवस्थित ज्ञान दिया जाता है। तो यहाँ पे अगर पूछे जाए कि व्याकरण शिक्षण का रूप है, तो पहला होता व्यवहारिक, दूसरा होता प्रासंगिक, तीसरा होता औपचारिक। ये 3 होंगे। तो आपका अनौपचारिक इस पर नहीं आएगा। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि आपके विद्यार्थी पाठ में आए नए शब्द को ठीक से नहीं समझ पा रहे हैं, इसके लिए आप क्या करेंगे। शब्दकोश देखना सिखाएंगे, शब्द का अर्थ खुद समझाएंगे, घर पर ही दिन पढ़ने को कहेंगे या बच्चे के माता पिता को पढ़ाने को कहेंगे। तो बच्चे मादे 2 गलत हो गए। अब बच्चे 2 शब्दकोश देखना सिखाएंगे या शब्द का अर्थ खुद समझाएंगे। सोचिए कौन सा होगा, थोड़ा माइंड की मोरी पर जोर डालिए। तो सबसे बेहतर होगा आप खुद समझाइए। बच्चों को शब्दकोश देखने से बेहतर है उनको क्या शब्द का अर्थ आप खुद समझाएंगे, क्योंकि शिक्षक का समझाया हुआ आंखों देखा हाल बेहतर तरीके से दिमाग एब्जर्व करता है। एक समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षण की समस्या होती है। मान लीजिए आपकी कक्षा समावेशी है, उसमें आप भाषा के शिक्षक हैं, तो उसमें भाषा शिक्षण में क्या क्या समस्या होती है। विद्यार्थी की योग्यता में भिन्नता होती है, विद्यार्थी भाषा परिवेश का निर्माण न हो पाना, उपयुक्त पाठ सामग्री का अभाव, विद्यार्थियों में असमान रुचि। देखिए, विद्यार्थियों में योग्यता में भिन्न भिन्न होती है क्योंकि व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं। कोई भी व्यक्ति एक समान नहीं हो सकता है, ठीक है, क्योंकि समावेशी कक्षा में विविधता होने के कारण सभी बच्चों में अनुकूल समान भाषा परिवेश निर्मित करना सबसे बड़ी चुनौती माना जाता है। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कौन सा सही होगा, सभी लोग बताइए। हर प्रश्न यहाँ पे बेहतरीन है। जितना बेहतर आप समझेंगे, जितना बेहतर आप हर प्रश्न को फीडबैक करेंगे, उतनी आपकी तैयारी बेहतर होने वाली है, उतना आपका कंक्लूजन बेहतर होना है, उतना प्रिपरेशन आपका बेहतर होने वाला है। तो राइट आंसर आ चुका है साथियों। एक समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षण की जो समस्या होती है कि वह उपयुक्त भाषा परिवेश का निर्माण ना हो पाए, क्योंकि भाषा सीखने के लिए समृद्ध और प्राकृतिक भाषाई वातावरण, लैंग्वेज इन्वायरमेंट होना सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं। एक समावेशी कक्षा में विभिन्न पृष्ठभूमि, मानसिक क्षमता, अलग अलग भाषा वाले विद्यार्थी एक साथ पढ़ते हैं। ऐसी विविधता वाली कक्षा में शिक्षक के लिए एक ऐसा समान उपयुक्त भाषा परिवेश तैयार करना सबसे बड़ी चुनौती और समस्या बन जाता है, जो सभी बच्चों के लिए आवश्यकताओं के लिए पूरा कर सके। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे बी ऑप्शन होगा, समृद्ध भाषिक वातावरण। अगला, निम्नलिखित में से शांत रस का स्थायी भाव बताना है। तो स्थायी भाव अक्सर पूछे जाते हैं। स्थायी भाव सभी से आना चाहिए, बनना चाहिए, क्योंकि ग्रामर पोर्शन वो चीज़ें हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। और सभी लोग जानते हैं शांत का होता है निर्वेद, इसका अर्थ होता है वैराग, इसका अर्थ वैराग या सम होता है। क्रोध का भय होता है, ठीक है। रति किसका होगा, सभी लोग बताइए। रति जो दिया गया है ये किसका होगा। अब देखते हैं कितने लोग सही लोग यहाँ पे बता पाते हैं। अब ये नहीं पता कि स्थायी भाव इस बार शांत का पूछ लिया गया तो अगली बार भी आएगा। हर बार पैटर्न चेंज हो सकता है। हो सकता है जो ऑप्शन में दिए गए अगली बार एग्जाम में वो आ जाए, तब आप क्या करेंगे, आपसे सम बनना चाहिए। रति का क्या होता है, श्रृंगार रस। शोक का होता है करुण रस, और भय का होता है भयानक। आइए देखते हैं अगला प्रश्न।
निम्न में से एक ऐसा माध्यम बताइए जिसके द्वारा कोई भी व्यक्ति अपने विचारों का आदान प्रदान कर सके। सभी लोग बताइए, वह कौन सा माध्यम हो सकता है जिसके द्वारा व्यक्ति विचार करे? भाषा, रेडियो, लिंग, फोन, सामाजिक विग्रह द्वारा। तो वह होता है भाषा, क्योंकि भाषा एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने विचारों को आदान प्रदान कर सकता है। भाई भाषा, तभी तो हम रेडियो सुन पाएंगे, समझ पाएंगे। अगला प्रश्न, इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या होगा? सभी लोग बताइए। इत्यादि आपसे बनता है तो निश्चित रूप से आप कमेंट करके हमें आप बता सकते हैं, राइट आंसर दे सकते हैं। कमेंटेड बनिए, अपने प्रोफेशन को बेहतर कीजिए, ठीक है। तो इत्यादि का जो सही संधि विच्छेद होता है वह हमारा होता है इति धन आदि। इति धन आदि करेंगे तो इत्यादि बनेगा, और ये कौन सी संधि हो जाएगी? यण स्वर संधि हो जाएगी। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न समास से है कि लंबोदर में कौन सा समास होगा? तो सभी लोग जानते हैं लंबोदर में क्या समास होता है। गणेश जी के लिए प्रयुक्त होता है लंबोदर। लंबा है उदर अर्थात बहुब्रीहि समास। लंबा है उदर जिसका अर्थात बहुब्रीहि समास। थर्ड ऑप्शन पर चले जाइए। द्वंद्व समास दोनों प्रत प्रधान होते हैं। द्विगु समास संख्यावाचक पहला होता है। ये सारे जानने पहचानने वाली बातें। सज्जन शब्द का सही विलोम क्या होगा? तो सज्जन का सही लोग दुर्जन होता है। ठीक है। नीच का ऊंच होता है। दुष्ट का विलोम क्या होगा? सभी लोग बताइए। दुष्ट का, नीच का, अधम का विलोम क्या होगा? तीनों को बताइए। देखिए, सज्जन दुर्जन, सज्जन का दुर्जन हो गया। उत्तम का श्रेष्ठ हो जाएगा। अधम के लिए भी होता है अधम। और नीच मतलब ऊंचा, श्रेष्ठ, महान भी बोल सकते हैं, लेकिन अधम का उत्तम हो जाएगा। नीच का ऊंच हो जाएगा। नीच का मतलब ऊंचा। और दुष्ट का सज्जन या भला, दुष्ट का भला हो जाएगा। तो विलोम, पर्यायवाची संधि, ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। अमृत का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो ये तो आप सभी लोग जानते होंगे कि अमृत के पर्यायवाची होता है सुधा, पीयूष, सोम। रसाल किसका है? रसाल जो है एक आम का पर्यायवाची। किसका है? रसाल आम का पर्यायवाची। तो अमृत का पर्यायवाची रसाल नहीं। इसके बाद है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला करना है। उज्ज्वल देखिए कई बार आया है, तो उज्ज्वल में हमें ऊ बनाना है, दोनों आधा जा करना है, वाह करना है और ला लिख देना। ये होता है उज्ज्वल। नो डाउट सारी चीज़ें क्लियर हुई। अंगूठा दिखाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? मुहावरा एक पूछा ही जाएगा 1 नंबर का। अंगूठा दिखाना मतलब समय पर मना कर देना। समय पर जिस चीज़ की ज़रूरत हो वो इंसान पहले बोल दे कि हाँ कर देंगे, लेकिन समय आने पर वह मना कर दे, उसी को कहते हैं अंगूठा दिखाना। जैसे ठंडी का मौसम हुआ, पड़ोसी ने बोला हाँ पानी देंगे, आपको पानी देंगे। जैसे गर्मी आती है, उसने पानी नहीं दिया, तो क्या हो गया? समय पर मना कर दिया। जो सब कुछ जानता हो, वाक्यांश के लिए, जो सब कुछ जानता हो उसके लिए हम सर्वज्ञ बोलते हैं। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। कारक भी पूछा जाता है, जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है, इसके लिए वाक्य एक कारक आएगा, कोई भी, चाहे कारण से आए, अपादान, कर्म, संबंध, किससे भी आए, एक क्वेश्चन आएगा, एक प्रश्न आएगा। तो पेड़ से पत्ता गिरना से किसके है? पेड़ से पत्ता गिरा मतलब अलग होने के अर्थ में। जब अलग होने के अर्थ में होता है तो अपादान कारक होता है। इसके बाद यह कि निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा कौन होगी? मिठास, मीठा, लड़का, गंगा। भाववाचक, जिसे भाव किस में आ रहा है? सभी लोग बताइएगा, क्योंकि संज्ञा भी पूछी जाती है, ये भी जान लीजिएगा। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ये 3 ऐसे टॉपिक है जहाँ से एक प्रश्न रखा हुआ है, बिन बोले आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो आपको संज्ञा पढ़ लेना है, विशेषण पढ़ लेना है, अव्यय पढ़ लेना है। ये वो टॉपिक है जो एग्जाम में आएगी। अब इस बार आपके
संज्ञा पूछ लिया गया। अगले एग्जाम में आपके अव्यय आ गया, विशेषण आ गया, विशेष पूछ लिया गया, तो आप बोलेंगे सर ये तो पूछ लिया गया, तो हम पहले से बताते हैं। तो भाववाचक मतलब मिठास। मिठास शब्द मीठा विशेषण से बना भाववाचक है जो किसी वस्तु के गुण या धर्म का बोध कराता है। लड़का जातिवाचक है और गंगा जो होगा वह व्यक्तिवाचक है और मीठा एक विशेषण है। अगर पूछा जाता है इसमें विशेषण क्या होगा, तो मीठा एक विशेषण हो जाएगा, मिठास एक भाववाचक हो जाएगा, लड़का एक जातिवाचक हो जाएगा और गंगा व्यक्तिवाचक हो जाएगा। इसके बाद है कि वीर रस का स्थायी भाव बताइए। तो सभी लोग जानते होंगे वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है, वीर का उत्साह होता है। ठीक है ना, सभी लोग समझ गए। इसके बाद अगला प्रश्न, चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती? बहुत अच्छा प्रश्न है। चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 11, 13, 16, 24। पता है जरूर कमेंट करिए। देखिए चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। कुल 4 चरण होते हैं। चरण के अंत में गुरु होता है, लघु गुरु, जैसे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, ये चौपाई है। और इस चौपाई में 16 4 चरण आपके दिए होंगे। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कनक कनक ते 100 गुनी माँ दत्ता अधिकाय में कौन सा अलंकार है? कनक कनक वही शब्द है, लेकिन जब अर्थ आपके बदल जाते हैं, जब अर्थ बदल जाते हैं वहाँ पे यमक अलंकार होता है। और मेरे प्यारे मित्र आप सभी लोग जानते हैं कि यमक अलंकार का उदाहरण क्या होगा, परिभाषा क्या होगा। अलंकार से भी प्रश्न आएगा, समास, अलंकार, संधि, इनसे तो 2-3 प्रश्न रखे हुए, इनको अच्छे से पढ़ लेना है। कारक पढ़ लेना है, अव्यय पढ़ लेना है, विशेषण पढ़ लेना है। एक ही शब्द को 2 या 2 से अधिक बार और हर बार उसका अर्थ अलग हो, वहां यमक अलंकार होता है। जैसे कनक, यहाँ कनक शब्द 2 बार है। पहला कनक अर्थ मतलब धतूरा है, जिसे खाने पर इंसान बौरा हो जाता है। दूसरे कनक अर्थ है सोना, स्वर्ण, जिसे पाने पर इंसान घमंड बौरा जाता है। जिसे खाने से बौरा जाए, जिसे पाने से बौरा जाए, दोनों चीज़ें, तो हो जाएगा यहाँ पे कौन सा अलंकार, यमक। उत्कर्ष का सही विलोम क्या होता है? उत्कर्ष का सही विलोम सभी लोग बताइए। उत्कर्ष मतलब क्या होता है? उत्कर्ष मतलब अपकर्ष हो जाएगा। और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से तद्भव शब्द को चुनना है। अग्नि, शूर, आग, दंत, जो संस्कृत से रूपांतरित होते वह तद्भव होते हैं, जो डायरेक्ट होते वह तत्सम होते हैं। तो यहाँ पे जो शब्द लिखा अग्नि, शूर, आग, दंत, तो सभी लोग बताइए यहाँ पे। आग, आग मतलब क्या है, ये तद्भव होगा। अगर इसका तत्सम रूप पूछा जाए तो अग्नि होगा। अगर अग्नि दिया होता तो ये तत्सम होता, लेकिन आग दिया गया इसलिए ये तद्भव हो जाए। चलिए क्वेश्चन, मॉक क्वेश्चन दे रहे हैं, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि प्रत्युपकार शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? प्रा, प्रति, प्रत्युप। 30 महत्वपूर्ण प्रश्न हमने किया जो आपके एग्जाम में आए हुए प्रश्न थे। अपनी तैयारी को और बेहतर कीजिए, PY की सीरीज को ज्वाइन कीजिए। बाकी जल्दी सभी क्लासेस सभी सब्जेक्ट के होने वाली है। तैयारी बेहतरीन के साथ लगे रहिए। मिलता है आपके अगले PY की सीरीज पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।